पार्टी के नेशनल काउंसिल के सभी साथियों, मंच पर आसीन हमारे माननीय सांसद और हम सबके आदरणीय संजय भाई, सुशील जी, एनडी सर, हमारे मंत्री साथी, हमारे विधायक साथी, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अन्य सदस्य साथी और हमारे आज के इस कार्यक्रम का पूरे नेशनल काउंसिल का संचालन कर रहे इसके केंद्र बिंदु भाई पंकज जी। अब सुबह से चल रही कार्यवाहियों के बाद मुझे अंतिम वक्ता के रूप में बोलने का आदेश दिया गया है और मैं जानता हूं कि अंतिम वक्ता तक आते आते सबके मन में होता है भाई अब चलो लास्ट है। सब लोग घड़ी देख रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम के लिए, अगले कार्यक्रम के लिए गियर डाल रहे होते हैं। तो मैं 2-4 मिनट कुछ कहना चाहता हूं अंत में। आज सुबह माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजें हमारे बीच रखी और उसमें सबसे बड़ा आश्वासन, सबसे बड़ा आदेश, सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं आप सबका निर्णय सुबह यही था कि अगले 2 साल में जो आगामी 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनको आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ेगी और वहां पर सरकार बनाएगी। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा नहीं है, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है। ये अरविंद केजरीवाल जी का सपना नहीं है, ये हमारे सब लोग जो यहां अलग अलग राज्यों से आके बैठे हैं, ये हम सब का ही सपना नहीं है कि साहब अगले 6 राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे, कसके जी जान से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। ये हर उस आदमी का सपना है जो उन राज्यों में रहता है। ये सपना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि ये सपना इस बात का है और आज आप सब लोगों ने जो संकल्प लिया है वो इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले 2 साल में जो चुनाव होने वाले हैं उनका इस्तेमाल, उसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन 6 राज्यों के सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से शानदार हो जाए। ये संकल्प इस बात का है, सरकार बनाने का नहीं है, चुनाव लड़ने का नहीं है। संकल्प इस बात का है कि इन 6 राज्यों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गांव-गांव में बनाए गए थे, जो खंडहर पड़े हैं, जिनमें डॉक्टर तो छोड़ दीजिए उनके दरवाजे तक नहीं बचे हैं, जो सड़ चुके हैं, गल चुके हैं या तो बने ही नहीं थे, हर गांव-गांव में जाके मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर वहां हर गांव के आदमी का, हर कस्बे के आदमी के इलाज की व्यवस्था करनी है। यह सपना इस बात का है, यह संकल्प इस बात का है। यह संकल्प इस बात का है कि पूरे इन 6 राज्यों में जो सरकारी स्कूल खोल रखे हैं वहां पर पढ़ाई को छोड़ दीजिए, वहां पे बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, सड़े हुए हैं सारे के सारे सरकारी स्कूल। ये संकल्प इस बात का है कि हम इन राज्यों में मेहनत करेंगे और मेहनत सरकार बनाने के लिए नहीं करेंगे, सरकार बनाना तो माध्यम है। इन 6 राज्यों में हम सरकारी स्कूलों को वैसे चमकाएंगे जैसे हमने दिल्ली में चमका रखे हैं। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कल आईआईटी में जाएंगे बिना कोचिंग लिए हुए, इस बात का संकल्प है। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां कल डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना अमीरी गरीबी, बिना पैसे के तंगी के। ये इस बात का संकल्प है। तो ये 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का संकल्प नहीं है आज, ये 6 राज्यों में ये सब काम करने का संकल्प है। ये इस बात का संकल्प है कि यहां जितने प्राइवेट स्कूल इन राज्यों में खुले हुए हैं, वहां जो हर साल 10, 15, 20, 25% फीस बढ़ा देते हैं पेरेंट को, और पेरेंट के पास बेचारे के पास मजबूर रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई अब तो बच्चा पढ़ रहा है, 10वीं में है, 11वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, अब इसका नाम कटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कहीं से चाहे उधार लेना पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े, चाहे भूखे रहना पड़े, लेकिन बच्चे की फीस भरनी पड़ती है। ये संकल्प इस बात का है कि इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और प्राइवेट स्कूलों को, पेरेंट्स को लूटने नहीं देंगे। इस बात का संकल्प हमें याद रखना पड़ेगा, ये संकल्प, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसका संविधान अभी हमने और व्यवहारिक बनाने की एक प्रक्रिया पूरी की है, इसलिए नहीं बनाई थी कि खाली सरकारें बनाएंगे और बैठ जाएंगे।
इसलिए बनाई थी कि सरकारें बनाना तो एक कदम है, उसके बाद की तो यात्रा शुरू होनी है। दिल्ली में सरकार बनाई तो ये शुरू हुई। हम इसलिए चुनाव लड़ेंगे साथियों, हम इसलिए इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे कि वहां का जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे संसाधन गिने चुने लोगों को दे दिए जा रहे हैं और सरकार में बैठे लोग केवल सरकारी पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, उसमें कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। इस पैसे का, इन संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा तो आज जो राज्य दिल्ली जैसे राज्य को बिजली दे रहा है, जिसके नेचुरल रिसोर्सेज सारी दुनिया में एक असेट हैं, उत्तराखंड से लेकर गोवा तक जिन राज्यों में हम आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इन सब में इतने अपने संसाधन हैं कि ये इन संसाधनों का और यहाँ के टैक्स के पैसे का अगर सही से इस्तेमाल हो जाए तो सिर्फ वहां के नौजवान के लिए नहीं, बाकी देश के राज्यों के नौजवानों के लिए भी वहां रोजगार कर सकते हैं। इस बात का संकल्प लेकर उठना है। आज जब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें उठना है। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि यहां बिजली कंपनियां, हर एक राज्य में बिजली पहुंच रही है, लेकिन बिजली कंपनियां केवल और केवल उपभोक्ताओं को लूट रही है और सरकारों को साठगांठ से, सरकारी पार्टियों को चंदा देके, नेताओं को पैसा खिला के केवल और केवल आदमी को लूट रही है। और एक आदमी जिसके घर में एक बल्ब भी जलता है वो मजबूर है कि या तो अपने घर में अंधेरा रखे, मोमबत्ती से काम चलाए, या फिर इन प्राइवेट कंपनियों की मनमर्जी को के सामने लुटने को तैयार हो। उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको ऑप्शन देना है वोट देते समय कि अपना वोट आप फ्री बिजली या सस्ती बिजली पे भी दबा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बिजली कंपनियों की लूट को दबाने की अब जरूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है वहां पे। ये ऑप्शन देना है हमें चलते। तो इसलिए मैंने कहा कि अंत में जब हम यहां से उठ रहे हैं आज इस काउंसिल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच के और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का लिया है आज काउंसिल ने, उसको लेकर उठ रहे हैं, तो वापस वो सोचने की जरूरत है कि हमने पार्टी क्यों बनाई थी, हम क्यों इस राजनीति में आए थे। राजनीति कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे आपके बहुत सारे लोग अपने आसानी से जिंदगी जी रहे थे। सोमनाथ भारती वकालत कर रहे थे, कहां को इतने धक्के खाते फिरते। राजेंद्र भाई भी वकालत कर रहे थे, कई सारे लोग अपना अपना, संजय भाई वहां पटरी वालों के साथ में इतना बढ़िया काम कर रहे थे, राखी पत्रकारिता कर रही थी, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ अपना अपना कर रहे थे। बलजिंदर बहन प्रोफेसर के रूप में काम कर ही रही थी, सब लोग अपना अपना रोजी रोटी बढ़िया से चला रहे थे। सोमनाथ जी को बधाई दे दीजिए। सोमनाथ जी को बधाई इस बीच में कि आज उनका कन्विक्शन सस्पेंड हो गया, जो फर्जीवाड़े में इस तरह की चीजों में किया गया था। बेचारे एम्स के पास जनता के काम के लिए गए थे, वहां पे उनकी मदद करने के लिए गए थे लोगों के लिए, फर्जी में इस तरह के मुकदमे लगा दिए। फाइनली बधाई हो आपको। तो मैं कह रहा था सब अपनी अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, राजनीति में आके कोई आराम वाली जिंदगी नहीं जी रहे। लेकिन किस लिए बनाई थी ये सुकून, किस लिए छोड़ा था, ये फैसले किस लिए लिए थे? ये इसलिए लिए थे, वो सपना क्या था? वो व्यवस्था बदलने का सपना था, ईमानदार राजनीति करने का सपना था। हमें ये सपना यहां से अंडरलाइन करके उठना है कि हम जिस लिए राजनीति में आए थे, जिस लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी, उस व्यवस्था को बदलना है। हम देश विदेश में बहुत सारे देशों में जाते हैं, वहां देखते हैं नेता आराम से घूमते रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आराम से बैठे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे नेता बनता आदमी इसलिए कि 10-15 पुलिस वाले आगे पीछे चले और 4-6 लोगों को धक्का वक्का निकालता। सादगी की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति के लाए थे राजनीति में, उसको हमको सपने को लेना है। जो टैक्स देता है आदमी, हमारा सपना था कि जो सपना जिसके लिए राजनीति में आए थे, मैं वापस उन चीजों को रिकाउंट कर रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हम सबका यह संकल्प था और यही सपना था कि राजनीति में आते हैं और जो आम आदमी टैक्स देता है, कोई माचिस खरीदता है, कोई गरीब रिक्शा वाला नमक खरीद के आता है, 10 रुपए का 20 रुपए का नमक लेके आता है तो उसमें भी 4 रुपए टैक्स के नाम पे देके आता है। माचिस खरीदता है, भिखारी भी जाके बाजार से माचिस खरीदता है, वो भी टैक्स देके आता है। हम जैसे आप जैसे लोग जो अपनी तनख्वाह से काम चलाते थे, जाके अपने बीवी बच्चों के साथ में जाके कहीं खाना खा रहे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में 100 रुपए का खाना खाते हैं जाके, तो 20 रुपए टैक्स में देके 120 रुपए देके आते हैं। वो 20 रुपए किस लिए देके आते हैं? ताकि स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके। अब मैं सरकार में 7 साल से वित्त मंत्री के रूप में आपके सामने जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इस पैसे में जो हम और आप देके आते हैं, खाना खाते वक्त 20 रुपए देके आते हैं, माचिस में 25% टैक्स देकर आते हैं, 20% टैक्स देकर आते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी। इसके इकट्ठा करने में भी चोरी है और इसके खर्च करने में भी चोरी है। हम राजनीति में इसलिए आए थे कि हमको इसको इकट्ठा करने में चोरी रोकनी है और इसके खर्च करने में चोरी रोकनी है।
इकट्ठा करने की चोरी रोकने का प्रमाण लोग कह सकते हैं आपको कि भाई ये क्या बात हुई। इकट्ठा करने में चोरी रोकने का प्रमाण और उसका फायदा क्या होता है, इसका दिल्ली में सबसे बड़ा उदाहरण पेश हुआ है कि दिल्ली में जब 2015 में सरकार बनी थी तो उस वक्त दिल्ली का बजट, दिल्ली का जो टैक्स इकट्ठा होता था साल मिला के 30,000 करोड़ का होता था। 5 साल के अंदर अंदर वो 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हो गया। जबकि 2015 से 5 साल पहले जाओगे तो पहले 5 साल में, हमसे पहले 5 साल में 25,000 करोड़ से 26,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए टैक्स आया था। 4,000 करोड़ की वृद्धि हुई थी। पहली बार देश के इतिहास में ऐसी सरकार बनी जिसने टैक्स इकट्ठा करने में चोरी रोकी, और जब टैक्स इकट्ठा करने में चोरी रुकी तो टैक्स बढ़ता चला गया, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिलता चला गया, 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। जो केवल 5 साल में 4,000-5,000 करोड़ रुपए बढ़ता था वो इकट्ठा होके केवल 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए दोगुना बढ़ गया। ये ईमानदारी की राजनीति करने आए थे। इस बात करेंगे इधर उधर की, सब लोग बहुत बात करते हैं जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन हकीकत डेटा से आती है, हकीकत जमीन पे दिखती है। हकीकत यह है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टैक्स इकट्ठा करने में चोरी रोकने का इतना बड़ा उदाहरण मिला है, कहीं नहीं मिला। और जब वो ऐसा इकट्ठा हुआ, लोगों का खाना खाने में दिया गया टैक्स का पैसा, माचिस खरीदने में दिया गया टैक्स का पैसा, बच्चों की कॉपी किताब खरीदने में, ड्रेस खरीदने में, कपड़े खरीदने में दिया गया ड्रेस का पैसा, घर बनवाने में दिया गया टैक्स का पैसा, ये सब पैसा ईमानदारी से इकट्ठा हुआ। तो इस पैसे को इकट्ठा से करके खर्च करने में जो अरविंद केजरीवाल जी ने मिसाल कायम की है, आप सब उसको मिसाल को इन राज्यों में जाके दें कि साहब जो खर्च करने में बजट बनता था जब चीजों का, तो जो पुल 350 करोड़ रुपए बनता है बाकी राज्यों में, दिल्ली में 250 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। और पैसा जब बचता है तो 1,500 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन जो बाकी राज्यों में 500 रुपए 400 मिल रही है, यहां पे 2,500 रुपए कर दी जाती है। हर चीज के पैसे बढ़ा दिए गए। यहां के कंस्ट्रक्शन मजदूरों को जब लॉकडाउन करना पड़ता है तो हर एक कंस्ट्रक्शन मजदूर के खाते में 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। जब पैसा बचता है, ईमानदारी से पैसा खर्च किया जाता है, ईमानदारी से खर्च करने में पैसा, ईमानदारी से इकट्ठा किया गया पैसा ईमानदारी से खर्च हो रहा है, तो फिर लोगों को बिजली सस्ती मिलती है, लोगों को अच्छे स्कूल मिलते हैं, लोगों को दवाइयां सस्ती मिलती हैं। कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने के लिए पैसा आ जाता है। कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है रास्ते चलते हुए और उस रास्ते में पड़े हुए घायल व्यक्ति की कोई मदद करे, ले जाए अस्पताल में ले जाए, तो उसके पूछताछ नहीं होती बल्कि उसको 2,000 रुपए इनाम देने के लिए पैसा आ जाता है। आज दिल्ली में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो मदद कर रहे हैं रास्ते में पड़े हुए लोगों की। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सपना हम सबने देखा था, सपना सरकार बनाने का नहीं है, सपना उससे बड़ा है। ये तो माध्यम है, ये तो सीढ़ियां हैं। पार्टी का गठन जो पंकज जी ने जिक्र किया, पार्टी का विस्तार और उसके बाद सरकार बनाने का काम, सपना बड़ा है। सपना अस्पतालों का है, सपना स्कूलों का है, सपना अच्छी सस्ती बिजली का है। अगर दिल्ली में सस्ती बिजली मिल सकती है, 70% 80% आबादी को दिल्ली, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल 26 जनवरी को अनाउंस किया था, पिछले महीने और पिछले कुछ महीनों में जब लॉकडाउन की वजह से लोग गरीबी झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, दिल्ली के 80% घरों में बिजली के बिल 0 गए हैं। ये होती है एक ईमानदार राजनीति की सफलता। जब लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि खाएं कहां से, उस वक्त मुख्यमंत्री की ईमानदार राजनीति खड़े होकर कहती है चिंता मत करो, खाने का इंतजाम मेहनत से कर ही रहे हो, आप कर ही रहे हो, खाने के लिए दे रही है सरकार, लेकिन आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। अस्पतालों का बिल नहीं भेजना पड़ेगा, स्कूलों का बिल नहीं भरना पड़ेगा, ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। वो जिम्मेदार मुख्य, वो सपना है। लास्ट में कहूंगा यही कि एक शिक्षक सम्मान से जी सके, डॉक्टर सम्मान से जी सके, वकील, पत्रकार सब सम्मान से जी सकें, उन सब के सम्मान से जीने के बीच एक किसान भी सम्मान से जी सके, ये भी सपना हमारा है। एक मजदूर भी सम्मान से जी सके, ये भी सपना हमारा है। और भारत सम्मान से जी सके। हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला था, इन चोटे नेताओं ने सब बर्बाद कर दिया। इस देश ने दुनिया को वो चीजें दी हैं जिसके बेस पे दुनिया गिनती है। मैं वो गाने की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब जानते हैं 2500-3000 साल पहले इस देश की नॉलेज, इस देश की यूनिवर्सिटीज, इस देश के स्कूल, इस देश के कॉलेजेस, सारी दुनिया से लोग यहां पे पढ़ने आया करते थे। और
कितना कितना ज्ञान लेकर अपने देशों में गए हैं। उन देशों में उनकी मान्यता है कि भाई फलाने इंडिया से आके पढ़ के आया था और उसने ये लेके आया था इंडिया से। आज आप सोच लीजिए, मैं अपने की बात कर रहा हूं आखिर जाते जाते। आज हमारे हिंदुस्तान में हालत ये हो गई है कि हिंदुस्तान के किसी भी जरा से खाते पीते घर में कोई बच्चा अगर पढ़ने का सपना देखता है तो माँ बाप साथ साथ में ये सपना देखते हैं, दिखाते हैं अपने बच्चे को कि थोड़ा सा ठीक से जुगाड़ लग जाए, थोड़ा ठीक से नंबर आ जाए, अमेरिका में पढ़ने भेजूंगा, यूरोप में पढ़ने भेजूंगा। हमारे आम हिंदुस्तानी घरों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सपना है कि नहीं है? ये सपना बदल रहा है दोस्तों, इसलिए आम आदमी पार्टी बनाई है। सपना यह है कि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों के घरों में बैठ के चर्चा हो रही हो कि अगर हमारा थोड़ा सा जुगाड़ लग जाए और हमारा बच्चा थोड़ी सी पढ़ाई मेहनत कर ले तो इसे भारत की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजेंगे, इसे भारत के दक्षिणा में पढ़ने भेजेंगे। यह सपना है, वो हिंदुस्तान खड़ा करना है और उसके लिए राजनीति करनी है। तो इसको मैं आप सब लोगों से बार बार जाते वक्त यही गुजारिश करूंगा कि राजनीति है, राजनीति में लक्ष्य कुछ लो हैंगिंग फ्रूट जिनको कहते हैं वो भी दिखते हैं, कुछ और थोड़े दूर के दिखते हैं, लेकिन जब तक बड़ी पिक्चर सामने नहीं आएगी तो ये छोटे छोटे फ्रूट्स कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे, कई बार मीठे दिखेंगे, कई बार खट्टे दिखेंगे। जब जब खट्टे दिखेंगे तब तब निराशा होगी, तब जब तक हाथ में नहीं आएंगे तब तक लगेगा नहीं अंगूर खट्टे हैं, कह दो मन करने का। लेकिन जब बड़ी पिक्चर सामने आ रही होगी, इसीलिए मैंने बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा झलक आपके सामने रखी कि आइए मिलकर हम सब सपना देखें कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में, हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ने का, हिंदुस्तान के अस्पतालों में हिंदुस्तान की पद्धतियों से इलाज कराने का सपना भारत में ही नहीं, अमेरिका, जापान और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैठने वाले लोग भी सोचें कि हम अपने बच्चे को वहां पढ़ाएंगे। किसी को घर में बीमारी हो जाए, चलो ठीक है यहाँ नहीं ठीक हुआ तो हिंदुस्तान लेके जाएंगे, वहां पे इलाज हो जाएगा। वैसे अस्पताल बनाना है, वैसे रिसर्च करना है, वो बड़ा सपना देखना है। वो बड़ा सपना देखेंगे तो हमारा पार्टी बनाना बहुत सफल होगा। हम सबका नेशनल काउंसिल में होना बहुत सफल होगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव में होना बहुत सफल होगा, हम सबका राजनीति में आना बहुत सफल होगा। और राजनीति करियर तो सबके लिए है। हम पहले राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिन यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग, हम पहले लोग नहीं है जो कोई राजनेता बने हैं। हमसे पहले भी बहुत लोग हुए थे और उनके बाद भी बहुत लोग होंगे, लेकिन लोग याद तब करेंगे और पद चिन्ह तब बनेंगे जब हम इस बड़े सपने को जितना याद रखेंगे। कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आइए मिलके इस सपने को देखते हैं और सुबह